ये कहानी है राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में पिछले मंगलवार को यानी 1 अगस्त को एक सड़क के किनारे एक शख्स की लाश मिलती है। लोग ये बताते हैं पुलिस को फोन करके कि एक शख्स रोड के किनारे पड़ा हुआ है और उसका गला कटा हुआ है, स्लिट मार्क है उसके गले में और काफी सारा खून मौके पर बिखरा पड़ा है। पुलिस जब यह खबर सुनती है तो वो मौके पर पहुंचती है। ये जगह है सेंट्रल दिल्ली का सदर बाजार इलाका। तो इसी सदर बाजार इलाके में जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वाकई एक आदमी सड़क के किनारे बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है और बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है और उसके गले में कट मार्क का निशान भी है। पुलिस को भी लगता है कि शायद उस आदमी की जान चली गई या पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं, लेकिन पुलिस जब उसके नब्ज वगैरह चेक करती है तो लगता है कि नहीं, अभी जिस्म में जान बाकी है। फौरन पुलिस की टीम, जो पुलिस कंट्रोल रूम वाली जो वैन होती है, पीसीआर वैन, उस वैन में उस शख्स को उठाकर रखती है और फिर उसे पास के ही अस्पताल, जिसे बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, उस हॉस्पिटल में लेकर जाती है। अब तक इस आदमी की सांसें चल रही थी, हालांकि लोगों को देखकर यह लगा था कि शायद उस आदमी की मौत हो गई है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे अटेंड करते हैं, कुछ देर तक उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, मगर दुर्भाग्य से उस आदमी की मौत हो जाती है क्योंकि गले में कट मार्क की वजह से बहुत सारा खून बह चुका है और हेवी ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। और मौत के साथ ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश जो है नए सिरे से शुरू करती है, क्योंकि अब यह मामला जो अब तक कत्ल की कोशिश का मामला था, सीधे सीधे कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था। पुलिस सबसे पहले मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश करती है। उस आदमी की उम्र यही कोई 35-37 साल के आसपास रही होगी। जल्दी पुलिस की यह कोशिश कामयाब होती है और उसकी पहचान पता चल जाती है, जिसका नाम है मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर पहले सदर बाजार के इलाके में ही रहा करता था, लेकिन इन दिनों दिल्ली के ही एक और इलाके जिसे सुल्तानपुरी कहते हैं, वहां शिफ्ट हो चुका था और अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। लेकिन मोहम्मद समीर का सदर बाजार के इलाके में अपने पुराने दोस्तों से मिलने जुलने आना लगा रहता था। वो आता रहता था और सदर बाजार और सुल्तानपुरी के बीच जो है वो चक्कर लगाया करता था। बहरहाल जब मोहम्मद समीर की पहचान हुई तो पुलिस ने यह भी पहचान पता करने की, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू की कि आखिर उसके दुश्मन और दोस्त कौन से हो सकते हैं। इस बीच पुलिस को उसकी लाश के पास से ही उसका मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ मिल गया था, जिससे पुलिस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने की उम्मीद थी। पुलिस अब इस मोबाइल फ़ोन की बहुत बारीकी से जांच कर रही थी और साथ ही जो सीन ऑफ क्राइम है, उस इलाके के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन कर रही थी। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने मौका वारदात पर जिस वक्त ये लाश, तो मैं नहीं कहूँगा, जिस वक्त वो बंदा जख्मी हालत में मिला था मोहम्मद समीर, उस वक्त उस आसपास के इलाके में जो भी मूवमेंट थी लोगों के आने जाने की, उसको पुलिस ने बहुत बारीकी से मॉनिटर किया। और इसी क्रम में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा जो एक बाइक पर सवार होकर उस इलाके से गुजर रहे थे। इत्तेफाक से जिस सड़क पर यह लाश मिली थी उस सड़क का नाम चमेलियन रोड है। हालांकि ये वो गिरगिट वाला जो चमेलियन है उसकी स्पेलिंग अलग है और ये चमेलियन रोड जो नाम है इसकी स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब क्या है ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन रोड का नाम चमेलियन रोड है। तो वो सड़क आमतौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं है और पुलिस ने ये देखा कि चमेलियन रोड के उसी प्लेस ऑफ ऑकरेंस के पास से, जो घटनास्थल है उसके पास से 2 लोग बाइक से आते जाते हुए पुलिस को नजर आए और उसी वक्त नजर आए जिस वक्त ये शख्स जो है वहां पर पड़ा हुआ मिला था उसके कुछ देर पहले। तो देखा जाए तो ये बाइक की जो तस्वीर थी वो पुलिस के अंडर स्कैनर थी और पुलिस को लग रहा था कि ये लोग हो सकता है कि इनका उस मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन हो। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो सीसीटीवी फुटेज था वो काफ़ी ब्लर्ड था, मतलब वो धुंधली तस्वीर थी और साफ साफ उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बाइक में बैठे लोगों के चेहरों की पहचान कर पाना या बाइक के नंबर की पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जहां चेहरों की पहचान मुमकिन नहीं होती है, जहां बाइक के नंबर की पहचान मुमकिन नहीं होती है, वहां पुलिस कपड़ों की पहचान करने की कोशिश करती है, बॉडी लैंग्वेज की पहचान करने की कोशिश करती है, जो हुलिया या डील डॉल जिसे कहते हैं उसे पुलिस रीड करने की कोशिश करती है और दिल्ली पुलिस अब यही कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने उन 2 में से बेसिकली दोनों लोगों के बॉडी लैंग्वेज को बहुत बारीकी से पुलिस ने रीड किया और उनके हुलिये को भी पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा। और इसके साथ ही पुलिस पैरेलली यानी समानांतर तरीके से मरने वाले शख्स मोहम्मद समीर के मोबाइल फ़ोन की भी जांच कर रही थी। तो पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग की तो पुलिस ने देखा कि मोबाइल फ़ोन में एक लास्ट कॉल है जो व्हाट्सएप कॉल है और उस कॉल पर मोहम्मद समीर की कोई बातचीत भी हुई है। और इत्तेफाक से उस कॉल करने वाला जो बंदा है मोहम्मद समीर को जिसने भी कॉल किया था, उसका जो डिस्प्ले पिक्चर है जिसे हम डीपी कहते हैं, उस डीपी में एक आदमी की तस्वीर विजिबल थी, दिख रही थी।
इस डीपी में तो चेहरा साफ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरा साफ नहीं था। लेकिन बंदे का जो डील डॉल था, जो हुलिया था, वो इस डीपी वाले आदमी के हुलिये से मिलता जुलता था। यानी ऐसे सबूत जो कोरोबोरेट कर रहे थे, एक दूसरे को सब्सटैंशिएट कर रहे थे। मतलब ऐसे सबूत जो एक दूसरे को एक मतलब पूरे जॉइनिंग द डॉट्स कहते हैं ना, मतलब पूरे मामलों को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। जो बंदा सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था, उसी बंदे का कॉल भी जो है मोहम्मद समीर के मोबाइल फोन पर आने की पुष्टि इस जांच में पुलिस को हो रही थी। अब पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू की और उस आदमी के बारे में पता करना भी शुरू किया। आधा काम पुलिस कर चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने तकरीबन ये तो एस्टैब्लिश कर ही लिया था कि ये वही आदमी है जो बाइक पर मौका वारदात पर देखा गया है, जिसने कॉल किया था। तो पुलिस जो है अब इस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करने लगी। जल्द ही इस आदमी के बारे में भी पुलिस को पता चल गया। इसका नाम था मोहम्मद आमिर, और ये मोहम्मद आमिर उसी सदर बाजार के इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने मोहम्मद आमिर तक पहुंचने से पहले मोहम्मद समीर और मोहम्मद आमिर के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। अपने मुखबिरों से इस सिलसिले में इस बारे में पूछा तो मुखबिरों ने यह बताया कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद समीर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बचपन से ही ये साथ में खेल कूद कर पले बढ़े हैं और अब अपना अलग अलग काम करते हैं। इत्तेफाक से इन दिनों मोहम्मद समीर जो है वो दूसरी जगह रहता है, लेकिन मोहम्मद आमिर यहीं सदर बाज़ार में रहता है और समीर अक्सर आमिर से मिलने सदर बाज़ार के इलाके में आया भी करता है। तो कुल मिलाकर अब सारी चीज़ें पुलिस को ये लगने लगी कि शायद ये केस अब सुलझने वाला है, क्योंकि मोहम्मद आमिर का इस केस से कोई ना कोई लेना देना या रिश्ता ज़रूर है। मोहम्मद समीर के कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन उसका ज़रूर है। पुलिस ने मोहम्मद आमिर के उस मोबाइल नंबर पर कॉल करना शुरू किया और जैसा कि इस तरह के मामलों में होता है, वो नंबर जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की घटना में जब कोई शामिल होता है तब वो घबरा कर या पुलिस से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है या कई बार फ़ोन कहीं फेंक देता है, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस मामले में भी शायद मोहम्मद आमिर ने कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए उसका मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है और आखिरकार सदर बाज़ार के इलाके से ही पुलिस मोहम्मद आमिर को इंटरसेप्ट कर लेती है, पकड़ लेती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करती है। मोहम्मद आमिर अपने बचपन के दोस्त मोहम्मद समीर के कत्ल की बात कबूल कर लेता है और ये बताता है कि ये कत्ल उसने अकेले ने नहीं बल्कि अपने एक और जानकार मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर किया है। और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक पेशेवर कसाई है, यानी बुचर जिसे हम कहते हैं, जानवरों को काटने वाला आदमी। उसके साथ मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद आमिर ने इस कत्ल के मामले को अंजाम देने के लिए, कत्ल की घटना को अंजाम देने के लिए बातचीत की थी और उसे कुछ रुपयों का लालच दिया था। मोहम्मद आमिर को पता था कि वो शायद खुद अपने हाथों से किसी इंसान का या शायद अपने दोस्त का गला नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल आदमी रहे तो उसके लिए ये काम जो है बाएं हाथ का खेल है। तो इसीलिए उसने मोहम्मद रिजवान को राज़ी किया। मोहम्मद रिजवान बेसिकली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही किसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली के पास में ही एक गाज़ीपुर मीट मार्केट है जहाँ नॉनवेज वगैरह का कारोबार होता है। वहाँ पर ये मोहम्मद रिजवान जो है वो कसाई का काम करता है। तो मोहम्मद रिजवान से मोहम्मद आमिर ने बात की और उसे बताया कि वो मोहम्मद समीर नाम का एक आदमी है, उसकी हत्या करना चाहता है। और दोनों ने मिलकर फिर प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत 1 अगस्त को यानी मंगलवार को उन्होंने पहले समीर को अपने पास बुलाया और जैसे ही सदर बाज़ार के इलाके में उनका दोस्त समीर पहुँचा, समीर के साथ उन्होंने रोड साइड ही, सड़क के किनारे ही पहले शराब पीने पिलाने का सिलसिला शुरू किया। और जब समीर शराब के नशे में धुत हो गया और एक तरह से देखा जाए तो खुद पर उसका काबू नहीं रहा, तो फिर आमिर और रिजवान ने मिलकर वहीं सड़क के किनारे, जिस चमेलियन रोड सदर बाज़ार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहीं सड़क के किनारे एक तेज़ धार चाकू से मोहम्मद समीर का गला रेत दिया। और जब उनको लगा कि इतना गला रेत दिए जाने की वजह से समीर की मौत हो जाएगी, उन्होंने उसकी लाश वहीं पर छोड़ी। लाश क्या, उसे तो जख्मी हालत में छोड़ा था, बेसिकली उसे वहीं पर छोड़ा और छोड़ने के बाद दोनों वहाँ से फरार हो गए। मोहम्मद आमिर अपने घर चला गया और मोहम्मद रिजवान अपने घर चला गया। मोहम्मद रिजवान अपने घर जाते हुए जो खून से सने उसके कपड़े थे उसको भी उसने रास्ते में चेंज किया और चेंज करने के बाद उसने यमुना के तट पर, या जिसे हम रिवर बेड कहते हैं, यमुना के किनारे उसने वो खून से सने हुए कपड़े भी फेंक दिए। तो पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पहले मोहम्मद आमिर को पकड़ा जो दोस्त था, गद्दार दोस्त, और फिर उसकी निशानदेही पर कसाई मोहम्मद रिजवान को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर खून से सने वो कपड़े भी बरामद कर लिए जो उसके अपने कपड़े थे और जिन कपड़ों पर मोहम्मद समीर का खून लगा हुआ था जब उसने मोहम्मद समीर की हत्या की थी। अब कत्ल का ये मामला सुलझ चुका था,
दोनों कातिल पकड़े जा चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद समीर की हत्या क्यों की, और ख़ासकर मोहम्मद आमिर ने अपने ही बचपन के दोस्त मोहम्मद समीर की हत्या क्यों की। तो इसके पीछे जो कहानी है वो और दर्दनाक है। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद समीर के बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली कि दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, लेकिन दोनों की जो है वो इस वक्त दूसरी शादी चल रही है। दोनों की पहली बीवियां जो है वो या तो अलग रहती हैं या उनसे तलाक हो चुका है। और मोहम्मद आमिर के बारे में पुलिस ने ये बताया है कि वो थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि महिलाओं के प्रति उसकी आसक्ति थोड़ी ज़्यादा थी। अगर मैं दिल्ली पुलिस की भाषा में कहूँ तो दिल्ली पुलिस ने कोट अनकोट में उसे वुमेनाइजर करार दिया है और कहा है कि ये जो आमिर है, मोहम्मद आमिर, ये चूंकि महिलाओं के प्रति इसका थोड़ा बदनीयती ज़्यादा होती थी और एक आसक्ति जिसे हम कहते हैं, हिंदी में एक शब्द है, वो चूंकि इसकी ज़्यादा थी, तो इसकी बुरी नज़र मोहम्मद समीर की दूसरी बीवी पर थी और वो लगातार मोहम्मद समीर की दूसरी बीवी के करीब आना चाहता था। लेकिन जाहिर है जब उसका शौहर मौजूद हो, समीर मौजूद हो, तो फिर वो उसकी बीवी के करीब नहीं जा पा रहा था। तो ऐसे में उसको लगा कि चूंकि उसे उसकी समीर की बीवी के करीब जाना है तो बेहतर तरीका यही है कि वो समीर की हत्या कर दे और उसे रास्ते से हटा दे। देखिए कैसी सोच, कैसी जहनियत, जिन्हें अपने किसी बदनीयत इरादे को अमल में लाने के लिए या अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने बचपन के दोस्त, जिगरी दोस्त, उसके भी गले पर छुरा चलाने से एक बार भी जिसके हाथ नहीं कांपे, जिसने गुरेज नहीं किया। और फिर मोहम्मद आमिर ने साजिश रची और अपने दोस्त की बीवी को पाने के लिए, वो भी एक तरफा मोहब्बत में, ऐसा नहीं कि मोहम्मद समीर की बीवी मोहम्मद आमिर से प्यार करती है, नहीं करती है, वन साइडेड लव अफेयर है। एक तरफा प्यार में मोहम्मद समीर ने अपने दोस्त, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद आमिर ने अपने दोस्त मोहम्मद समीर की हत्या करने का प्लान कर लिया और इसके बाद उसने मोहम्मद रिजवान को बाकायदा सुपारी दी, एक कसाई है जो, और उसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने सोचा था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा क्योंकि कोई भी सबूत उन्होंने छोड़ा नहीं है। हर कातिल को ऐसा ही लगता है। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो जल्द ही पुलिस ने दोनों को इस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास टेक्निकल एविडेंस के तौर पर मोबाइल की लास्ट कॉल मौजूद है। दोनों का इकबालिया बयान तो पुलिस के पास है ही। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने वो खून से सने कपड़े भी, खासकर रिजवान की निशानदेही पर वो खून से सने कपड़े बरामद किए हैं जिसमें मोहम्मद समीर का खून लगा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने वो आलाए कत्ल असलहा भी बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों की मौजूदगी उस जगह पर दिख रही है। बेशक वो फुटेज थोड़ी ब्लर्ड है लेकिन वहाँ पर उन दोनों की मौजूदगी और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से भी दोनों की मौजूदगी प्रूव हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने कंक्रीट और मजबूत इन्वेस्टिगेशन किया जिसकी वजह से पुलिस ने न सिर्फ इस मामले के दोनों गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि अब उनके खिलाफ जल्द ही पुलिस जांच पूरी करके चार्जशीट भी दाखिल करेगी। आने वाले दिनों में इन्हें क्या सज़ा होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो ये केस बहुत ही जिसे कहते हैं कि शुरुआती मुकाम पर है। अभी देखने वाली बात होगी कि इन्हें कब तक सज़ा मिलती है, सज़ा मिलती भी है या नहीं।